Hi students, today our chapter we are starting is The Ailing Planet, the Green Movement's Role. This chapter is written by Nani Palkhiwala. One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. Now, here what he want to say, the writer, that वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया, सिर्फ एक ही मोमेंट है जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। उस मोमेंट को कहा जाता है ग्रीन मूवमेंट। क्या कहा जाता है? द ग्रीन मूवमेंट। और ये एक ऐसा एकमात्र मूवमेंट है जो बहुत ही जल्दी फैला पूरे ह्यूमन रेस के अंदर, यानी कि एंटायर वर्ल्ड के अंदर ये जो मूवमेंट चलाया गया था ये बहुत तेज़ी से फैला। इस मूवमेंट को शुरू किया गया था लगभग 25 साल पहले, यानी कि 1972 में इसको शुरू किया गया था सबसे पहले, और न्यूजीलैंड के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी, जो पहली एक नेशन वाइड ग्रीन पार्टी बनाई गई थी। मतलब उस समय दुनिया के हर एक देश के हिसाब से देखा जाए तो न्यूजीलैंड जो था वो पहला देश बना जहाँ पर ग्रीन पार्टी फाउंड की गई थी 1972 के अंदर, और उसके बाद से कभी भी इस मूवमेंट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो यानी अगर ग्रीन मूवमेंट से क्या मतलब है, तो सबसे पहले जैसे कि आपको नाम ही सजेस्ट कर रहा है ग्रीन मूवमेंट, यानी कि ऐसा एक आंदोलन जो कि पेड़ों से जुड़ा हुआ था, पेड़ पौधों से, पर्यावरण से जुड़ा हुआ था, क्योंकि ग्रीन मूवमेंट का नाम दिया गया। We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. It is a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and other planets revolve around the Sun. For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism, an enormous being of which we are part. It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. तो विश्व भर में जो लोगों का व्यू है वो बदला। जैसे कि सबसे पहले जो एक व्यक्ति जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है, जिन्होंने पहली बार हमें बताया था, कोपर्निकस, जिन्होंने मैनकाइंड को बताया था 16th सेंचुरी के अंदर कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, कि जो सारे प्लैनेट्स हैं, अर्थ इंक्लूडिंग अर्थ और अदर प्लैनेट्स जो हैं वो सब क्या करते हैं, अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। तो ये सबसे पहले ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर कोपर्निकस ने बताया था हमें। उसके बाद जिस प्रकार से वो चीज़ पहली बार हमारे सामने आई वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, और धीरे धीरे ये भी लोग मानने लगे कि अर्थ जो है, उसके बाद की बात की जा रही है, ये माना जाने लगा कि जो अर्थ है वो अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि पृथ्वी जो है एक निर्जीव वस्तु नहीं है, एक निर्जीव थिंग नहीं है, इट इज़ ऑल्सो लिविंग थिंग। उसको भी लिविंग थिंग के रूप में देखा जाने लगा विश्व भर में, और ऐसा माना जाने लगा कि हम लोग, यानी कि वी पीपल, ह्यूमन बीइंग्स, वी आर अ पार्ट ऑफ इट, हम इस पृथ्वी का पार्ट हैं। अब ये जो पृथ्वी है, जिस प्रकार से हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमें खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, ताकि हम एनर्जी जनरेट कर सकें काम करने के लिए, वेरियस प्रोसेसेस के लिए। वैसे ही ये जो पृथ्वी है ये भी एक लिविंग थिंग है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इसको भी खाना चाहिए, इसको भी देखभाल चाहिए अपने अलग अलग प्रोसेसेस को चलाने के लिए, अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए इसको भी खाना चाहिए। इसकी भी हमें इसीलिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, इसकी देखभाल करनी चाहिए। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. अब अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो पेशेंट, एक पेशेंट की जैसे हेल्थ बिगड़ती है तो कैसे वो, मतलब उसको देख के हमें पता लग जाता है कोई पेशेंट, कोई व्यक्ति बीमार है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम की बात करें, कोविड की बात की जाती है, कोई व्यक्ति बहुत ही थका हारा दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा वो ढीला दिख रहा है,
उसको खांसी जुकाम जैसा है, उसके चेहरे से वो जो चमक वो तेज है वो नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि बंदा बीमार है, शायद इसको टेस्टिंग की ज़रूरत है, इसको दवा लेने की जरूरत है। वैसे पृथ्वी जो है वो भी हमें साइंस देना शुरू कर दी है। पृथ्वी ने भी हमें साइन सिंबल्स, यानी कि हमें उसको देखकर पता लगने लगा है कि पृथ्वी को भी हेल्थ मेंटेन करने की ज़रूरत है, और पृथ्वी को मेंटेन करना, इसको बनाए रखना, इस प्लेनेट को, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है पृथ्वी को, तो इसको बनाए रखना, इसकी सुंदरता को बचाए रखना और इस पृथ्वी को हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचाए रखना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी ही जिम्मेदारी है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। The concept of sustainable development was popularized in 1987। तो 1987 के अंदर कंसेप्ट पॉपुलर हुआ था, जो कि आपको सोशल साइंस में 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ के आए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस वाज गिवन बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. Without stripping the natural world of resources future generations would need। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट आती है टेलीविजन के अंदर, आपको अगर याद हो तो बहुत बार हमने एडवर्टाइज, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन और नॉट, बट हम लोग छोटे थे तो आज भी मेरे ख्याल से एडवर्टाइजमेंट तो आती है। जैसे एक बच्चा और एक उसके फादर दोनों रेलवे क्रॉसिंग पे खड़े होते हैं, फाटक बंद होता है, अब बच्चा जो है वो गाड़ी की चाबी बंद कर देता है। फादर पूछते हैं ये क्या किया बेटा? तो बच्चा बोलता है कि पिताजी आप तो गाड़ी चला रहे हो, हमारे लिए तो पेट्रोल रखो, हमारे लिए बचे पेट्रोल। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास गाड़ी खरीदने के पैसे तो होंगे लेकिन पेट्रोल नहीं होगा। हम गाड़ी तो खरीद लेंगे लेकिन पेट्रोल नहीं होगा, तो पेट्रोल के बिना गाड़ी चलाएंगे कैसे? धक्का लगा के, या फिर बहुत सारे जैसे फनी वीडियोस में हम लोग देखते हैं, पीछे से देखने में कार लगती है और आगे उसको घोड़ा या गधा खींच रहा होता है, या फिर उसके आगे साइकिल लगा रखी है, क्या ऐसे चलाएंगे हम कार को? नो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब जो है वो ये है कि हम डेवलपमेंट करें, हम आज जो हम लोग जीवित हैं, जो आज हम प्राणी जो पृथ्वी पर रहते हैं, हम लोग एंजॉय करें अपनी लाइफ को, हम हर वो चीज़ लें जो हमारे जीवन को इजी बना सकती है, सुखी बना सकती है, हम हर वो चीज़ को यूज़ करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारी फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं उनको वो चीज़ों से हम वंचित कर रहे हैं। यानी कि जैसे कि हम बात करें, अगर सिंपली हम पेट्रोल की ही बात करें, अगर हम पेट्रोल का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, अब जैसे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर पेट्रोल का रेट भी कुछ जगहों पर काफ़ी कम है और पेट्रोल का उपयोग भी, मतलब अभी प्रेजेंटली देखें हम लोग तो इलेक्ट्रिक कार्स का प्रचलन ज़्यादा हो गया। यानी विदेशों में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं, वहाँ पर जगह जगह पर वो लगे होते हैं, क्या कहते हैं, चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, पोल्स लगे होते हैं बाहर ही। आप जाइए अपनी कार को जब पार्किंग में खड़ा करते हैं तो वहाँ कनेक्शन, जैसे आप मोबाइल चार्जर कैसे लगाते हैं वैसे चार्जिंग पॉइंट कनेक्ट करके छोड़ दीजिए गाड़ी से। आप अगर 1-2 घंटे के बाद आएंगे तो आपकी गाड़ी चार्ज हो चुकी होगी। यानी कि वहाँ पर क्या होगा, आपका एक तो बिजली से चलने के कारण आपको पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, तो पेट्रोल की बचत है, पेट्रोल जो कि एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है हमारा। दूसरा, उससे जो पॉल्यूशन है वो नाम मात्र होता है, या फिर आई थिंक इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर होता ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अब ना होने की वजह से हमारा एनवायरनमेंट भी बचा, हमारा एग्जॉस्टिबल सोर्स यानी कि पेट्रोल डीजल कैरोसिन वो भी हमारे पास बचता है। तो इस तरीके से हम कमिंग जनरेशन के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक कार, सपोज अगर आपको जैसे अगर एक बार इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करने के बाद गाड़ी आपकी 100 किलोमीटर तक चलती है, 100 या 150 किलोमीटर तक चलती है, तो आप सिटी के अंदर या नियर बाई प्लेसेस के अंदर तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर यहाँ से आपको भाई पंजाब जाना है, यहाँ से आपको जम्मू कश्मीर जाना है, यहाँ से आपको मुंबई जाना है, तो लंबा रास्ता होता है, तो वहाँ पे आप पेट्रोल डीजल का उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हम पेट्रोल डीजल के बिना गाड़ी चलाएं वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, वो तो चाहिए, क्योंकि लंबी दूरी पे तो आपको चाहिए होगा। हर जगह पर आप पॉइंट थोड़ी लगा के बैठेंगे चार्जिंग का, और हर जगह पर अवेलेबल करवाना भी चार्जिंग पॉइंट्स ठीक नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में पेट्रोल का उपयोग ना किया जाए, डीजल का उपयोग ना किया जाए, ये तो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, तो कम से कम हम नियर बाय जगहों पर जाने के लिए उसका यूज़ करें तो हम काफ़ी मात्रा में पेट्रोल की डीजल की बचत कर सकते हैं। तो ये पेट्रोल डीजल की बचत करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम अपने पैसे बचाएं, अपने लिए पैसा सेव करें, लेकिन इसका मतलब ये है कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ये जो चीज़ें हैं ये सब प्रॉपरली अवेलेबल हों। वरना होगा क्या, आज जो गाड़ियाँ हम चला रहे हैं, भले हम कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन फ्यूचर जनरेशन्स का क्या होने वाला है, उनके घर के आगे गाड़ियाँ 4 खड़ी होंगी या 10 खड़ी होंगी, लेकिन चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल नहीं होगा। तो ऐसा ना हो, इसी कंसेप्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, कि हमें जितनी चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ें हम यूज़ करें, उसको हम उपयोग में लाएं, लेकिन किस प्रकार से, फ्यूचर जनरेशन्स की
जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी जो बेसिक ज़रूरतें रहेंगी, उसको ध्यान में रख के हम ऐसा करें। नाउ आगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही लॉजिकल सी बात दी गई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा कि ये पैराग्राफ जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया, देयर इज केज वेयर द नोटिस रेड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इनसाइड द केज, देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ. Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. अब लुसाका, जाम्बिया के अंदर, जाम्बिया जो नेशन है, कंट्री है, वहाँ पर लुसाका नामक जगह है, वहाँ पर एक जू है. उस जू के अंदर एक केज है, एक पिंजरा है, और उस पिंजरे के अंदर क्या लिखा हुआ पता है? उस पिंजरे के बाहर लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स लिव हियर. अब दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर इस पिंजरे के अंदर रहता है. अब भाई ये सुनते ही पहले तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? टाइगर, लायन, या फिर उससे भी बड़ा मोस्ट डेंजरस कहा गया वर्ल्ड का. डायनासोर तो अभी है नहीं तो हमारे दिमाग में वो भी आ जाता. तो बड़ी उत्सुकता होगी भी कौन सा जानवर है सबसे बड़ा खतरनाक जानवर. अब जब उस केज के अंदर आप देखोगे तो केज एम्प्टी है, खाली है, केज के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन केज के अंदर क्या रखा हुआ है? एक शीशा रखा गया. जब आप उस केज के अंदर देखोगे तो उस शीशे के अंदर, उस मिरर के अंदर आपको आप ही का अक्स दिखाई देगा, यानी कि ह्यूमन. तो ये बड़ा ह्यूमरस वे में व्यंग्य किया गया इंसान के ऊपर कि मोस्ट डेंजरस एनिमल जो पृथ्वी का है वो इंसान है. अब इंसान जो है इतनी शर्मिंदगी झेलने के बाद काफ़ी अवेयर हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जागृत हुआ है, और वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल होने का खिताब हमको मिल चुका है. तो ऐसे में हमने इस पृथ्वी को डोमिनेट करने की बजाय इसके साथ मिलकर, यानी कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल रिलेशनशिप से हमने आगे बढ़ने का प्रयास करना शुरू कर दिया, यानी कि मिलजुल कर. तो हम पृथ्वी को बचाएंगे भी और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करते रहेंगे. ये दोनों साइमल्टेनियसली चलता रहेगा. Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. साइंटिस्ट ने एक कैटलॉग बनाया है जिसके अंदर कहा गया है कि लगभग 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज हैं, यानी कि जीवित प्रजातियों की बात की जाए तो 1.4 मिलियन प्रजातियां हैं जो कि इंसान के साथ इस पृथ्वी को क्या करती हैं? शेयर करती हैं. यानी कि पृथ्वी सिर्फ हमारी नहीं है. अगर हम कहें कि पृथ्वी सिर्फ इंसानों की है, नहीं, इंसानों के साथ यहाँ पर 1.4 मिलियन स्पीशीज भी हैं यहाँ पर, लिविंग स्पीशीज. एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. अब ये तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं 1.4 मिलियन स्पीशीज की, लेकिन साइंटिस्ट जो हैं वो बात करते हैं, ये तो कैटलॉग यानी कि लिस्ट बनाई जा चुकी है, जो उनकी बात करें जो हमारे नज़र में है, जिनको हमने नोटिस किया है, लेकिन अभी भी अननोटिस्ड लिविंग स्पीशीज, कितनी स्पीशीज अननोटिस है? वो है लगभग 3 से लेकर 100 मिलियन, यानी कि हो सकता है 3 मिलियन और 100 मिलियन के बीच में. इतनी सारी स्पीशीज जो हैं वो अभी भी हमसे छुपी हुई हैं, यानी हम इनके बारे में अभी भी नहीं जानते हैं. तो अगर हम खोज करेंगे धीरे धीरे आने वाले समय में, हमें आप जानते हैं हर रोज़ ही हमें कोई ना कोई नई प्रजाति देखने को मिलती है. तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब लिविंग स्पीशीज जो है हमें देखने को मिलती है पृथ्वी के ऊपर. वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डेल्ट inter alia with the question of ecology and environment was the Brand Commission, which had as distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. The first Brand report raised the question: are we to leave our success as a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? अब ऐसी एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसको कहा जाता है ब्रांड कमीशन. क्या कहते हैं इसको? ब्रांड कमीशन. ये एक ऐसी बॉडी है जो कि एनवायरनमेंट को स्टडी कर रही है, यानी कि ऐसे ऐसे प्रश्न जो कि हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है उनको उठाती है और उनका जवाब खोजने में काम करती है. तो पहली रिपोर्ट जो बनाई गई थी उसमें भी हमारे जो इस कमीशन के अंदर, ब्रांड कमीशन के अंदर एक भारतीय मेंबर भी है जिनका नाम है मिस्टर L.K. झा. अब ब्रांड कमीशन की जो फर्स्ट रिपोर्ट थी उसमें पूछा गया था कि क्या हम लोग अपने बच्चों को, यानी कि कमिंग जो जनरेशन है हमारी, क्या हम उनको एक उजड़ा हुआ प्लेनेट देकर जाएंगे जिसके अंदर चारों तरफ
रेगिस्तान है, चारों तरफ ऊबड़ खाबड़ टूटी फूटी लैंडस्केप देखने को मिले और एक तहस नहस किया हुआ एनवायरनमेंट मिले। क्या हम ऐसा एक प्लैनेट हमें कमिंग जनरेशन को देकर जाएंगे? क्या आप चाहेंगे आपके बच्चों को, आपकी जनरेशन कमिंग जो है उनको ऐसी चीज़ें मिले? बिल्कुल नहीं। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन इज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव। अब मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, ये नाम दिया गया है, याद रखना है आपको। ये जो व्यक्ति है, इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। नाउ इन दिस बुक ही पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4: फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। इनके मुताबिक जो हमारा पृथ्वी का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो 4 आधारों पे टिका हुआ है। पहला फिशरीज, यानी कि जो मछलियाँ पाली जाती है वो जगह की बात की जा रही है। दूसरा फॉरेस्ट, जंगल। तीसरा ग्रासलैंड, यानी कि खुले घास के मैदान। और चौथा क्रॉपलैंड्स, यानी कि प्लेन्स जहाँ पर हम क्रॉप्स उगाते हैं। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और ये सब मिलकर ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड के इकोनॉमिक सिस्टम का आधार है। यानी कि ये सब चीज़ें ना हो तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी पृथ्वी की, हर एक देश इससे ग्रस्त हो जाएगा। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, these 4 systems provide virtually all the raw material for industry except minerals and petroleum derived synthetic। अब यहाँ पर मिस्टर लेस्टर जो है वो कहते हैं कि ये जो चारों एस्पेक्ट्स हैं ये इंसानों को खाने के साथ साथ, इंसानों पशु पक्षियों को खाने के साथ साथ इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं ये? इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी ये प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं फिशरीज यानी कि जो मछलियाँ पाली जाती हैं वो भी कितनी ज़रूरी है, वो सी वीड्स को ख़त्म करती हैं और इवन फिश को हम खाते भी हैं बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर, बहुत ज़्यादा लोग। फिर फॉरेस्ट की बात की जाए, फॉरेस्ट तो मेरे ख्याल से हमारे जीने का आधार है। हमें ऑक्सीजन मिलती है जंगलों से, पेड़ों से, और जंगलों से जो फूड प्रोडक्ट, जो मेडिसिनल प्लांट्स भी हमें वहाँ मिलते हैं, मेडिसिन मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें। मतलब हम लिस्ट बनाने जाएँ तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ग्रासलैंड्स जो हैं वहाँ वो रहने वाले, वहाँ जो जानवर रहते हैं उनको मदद करते हैं जिंदा रहने में। क्रॉपलैंड्स जहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती है वहाँ पर रॉ मटेरियल उगाया जाता है जो कि हम इंडस्ट्रीज़ में ले जाते हैं और इंडस्ट्रीज़ में उन चीज़ों से चीज़ें तैयार करते हैं रॉ मटेरियल से, और इवन वहाँ पे खाना भी हमारे लिए उपयुक्त करवाया जाता है। अब ये सब चीज़ें जो हैं इन चारों चीज़ों से हमें मिलती हैं, यानी कि इनका इंपॉर्टेंस कितना है ये इनसे आप अनुमान लगा सकते हैं। सिर्फ मिनरल्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें यहाँ नहीं मिलती। मतलब ये 4 चीज़ें जो मेन बेसिक बताई गई हैं, यहाँ से सिर्फ हमको मिनरल्स और पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स, पेट्रोलियम से बनने वाले सिंथेटिक्स जो हैं वो हमें, ऐसी चीज़ें जो पेट्रोलियम से बनाई जाती हैं वो चीज़ों को छोड़कर और मिनरल्स को छोड़कर बाकी सब चीज़ें ये 4 हमारी पूरी कर देती है कि बाकी हमारी सारी ज़रूरतें फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड से पूरी हो जाती है। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands, and croplands deteriorate. In a protein-conscious and protein-hungry world, overfishing is common every day. In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. अब बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल में यहाँ पर समझाया गया है कि ये चारों चीज़ें यानी कि जो बेस है हमारा फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और क्रॉपलैंड्स, इन चारों के ऊपर लोगों ने ऐसे हमला कर दिया है, मतलब ऐसे इनके ऊपर वो टूट कर पड़ गए मनुष्य कि इनको भी धीरे धीरे हम इस पृथ्वी से साफ कर देते हैं। जैसे कि फिशरीज की बात की जाए तो प्रोटीन की ज़रूरत, आप जानते हैं कि हमें प्रोटीन की कितनी ज़रूरत है, हमारी जो मसल्स हैं इनको प्रोटीन की कितनी ज़रूरत है एवरीडे वर्क के लिए। तो ऐसे में लोगों की जो भूख है प्रोटीन के प्रति वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो ओवर फिशिंग हो रही है, यानी कि फिश पकड़ना, जो मछलियों को पकड़ा जाता है, मछलियाँ एक अच्छा स्रोत मानी जाती है प्रोटीन का, तो फिश को इतना ज़्यादा फिशिंग होने लगी है कि धीरे धीरे फिशरीज जो है वो कोलैप्स हो गई है, फिशरीज जो है वो ख़त्म होती जा रही है। फॉरेस्ट की बात की जाए तो कुछ देशों के अंदर तो फॉरेस्ट को काट कर जो लकड़ी हम लोग यूज़ करते हैं घरों में, जो पुअर कंट्रीज हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गरीबी है, वहाँ पे लोग जो हैं वो आज भी चूल्हा जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, तो फॉरेस्ट को काट काट कर जलाने के लिए लकड़ियाँ अपने लिए एकत्रित करते हैं। तो इस तरीके से फॉरेस्ट जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं।
फिर बात की जाए ग्रासलैंड्स की, वो भी धीरे धीरे बैरन वेस्टलैंड बनते जा रहे हैं। बैरन वेस्टलैंड मतलब एकदम बंजर भूमि बनते जा रहे हैं, जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। घास तो उगती थी यहाँ पर, अब वो घास भी नहीं उगेगी। और क्रॉपलैंड्स जो हैं वो डिटेरियोरेट होते जा रहे हैं, यानी कि जो प्लेन्स हैं जहाँ पर हम खेती करते हैं वो भी धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। तो ये प्रोटीन कॉन्शियस वर्ल्ड है। तो यहाँ पर सब चीज़ें हम जानते हैं कि फिशरीज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इवन जो ग्रासलैंड्स हैं, क्रॉपलैंड्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो डिसअपियर होती जा रही हैं। In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. Since the tropical forest is, in the words of Dr. Mayer, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात कही गई है कि कुछ जगहों पर कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो इतनी गरीब हैं जहाँ पर फायरवुड का कॉस्ट इतना बढ़ गया है कि फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव कि जो जलाने के लिए जो हम लकड़ी का उपयोग करते हैं वो इतनी महंगी हो गई है कि जो हम पॉट के अंदर बना रहे हैं, यानी कि खाना सस्ता पड़ता है लेकिन लकड़ी महंगी हो गई। यानी कि व्हाट गोज अंडर द पॉट, व्हाट अंडर द पॉट का मतलब कि जो चूल्हे के अंदर हम क्या डालते हैं पहले, लकड़ी जलाने के लिए। तो अंडर द पॉट यानी कि लकड़ी जो है दैट कोस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड द पॉट। इनसाइड द पॉट, पॉट के अंदर हम क्या डालते हैं, खाना डालते हैं पकाने के लिए बर्तन के अंदर। तो जो खाना हमने अंदर डाला पॉट के वो सस्ता पड़ता है, लेकिन उसको जलाने के लिए जो लकड़ी उसको पकाने के लिए यूज़ करते हैं वो लकड़ी महंगी पड़ती है। बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत सारी जगहों पे ये हाल है, यानी कि लकड़ी इतनी महंगी हो गई। अब वो कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात की जाए, जंगल जो है, डॉक्टर मेयर्स बोलते हैं, डॉक्टर मायर्स वो कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट हैं दे आर द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन। क्योंकि आप जानते हैं जंगलों के अंदर कितनी प्रजातियाँ रहती हैं, तरह तरह की प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी। और ये जो स्पीशीज़ हैं, जब हम पेड़ों को डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये स्पीशीज़ जो हैं ये क्या हो जाएंगी, दे विल फेस एक्सटिंक्शन, यानी कि ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक देखा कि किस प्रकार से जो वातावरण को, पर्यावरण को, हमारी पृथ्वी को बचाने की बात यहाँ पर की जा रही है, किसके द्वारा, डॉक्टर मायर्स और बहुत सारे दूसरे बायोलॉजिस्ट जो हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने विचार यहाँ पर दिए। तो ये बहुत ही समझने वाली बात है हम लोगों के लिए कि पेड़ पौधे, जंगल, ये चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। तो आधा चैप्टर हमारा बाकी है, वो हम करेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।